नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट मराठी, स्टैंडर्ड है 10th, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। आज हम देखेंगे वाक्यांचे प्रकार। ओके, ये जो टॉपिक है वो आपको 2 मार्क्स के लिए व्याकरण और जो सेक्शन है आपका ग्रामर सेक्शन मराठी का उसमें आने वाला है 2 मार्क्स के लिए। मतलब आपको कोई भी एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य का आपको प्रकार लिखना होगा। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। वाक्याचे प्रकार आपको आने वाला है तो सबसे इम्पॉर्टंट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वाक्य म्हणजे काय, वाक्य किसे कहा जाता है। ठीक है, वाक्य यानी कि इंग्लिश में जिसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अनेक शब्दांचा समूह आणि त्या समूहाचा योग्य अर्थ म्हणजे वाक्य। या इथे बघा, तुम्हाला ज्या मी व्याख्या लिहिलेल्या आहेत त्या अगदी सोप्या सरळ भाषेत लिहिलेल्या आहेत। आपल्याला नेमका अर्थ समजला पाहिजे। ठीक आहे, टिपिकल पुस्तकी पद्धतीने जर मी तुम्हाला व्याख्या देत राहिली तर मग ते तुम्हाला पुस्तकामध्ये सुद्धा सापडतील व्याकरणाच्या। आपल्याला इथे जास्तीत जास्त अपेक्षित आहे की तुम्हाला ती गोष्ट समजली पाहिजे, ती कॉन्सेप्ट समजली पाहिजे। ओके, सो वाक्य म्हणजे काय, तर वाक्य म्हणजे भरपूर शब्द असतात आणि ते एकत्र येतात आणि त्यांचा एक अर्थ निघतो, त्याला आपण वाक्य म्हणतो। फॉर एक्झाम्पल, वाक्य आता समजा इथे इथे हेच वाला उदाहरण बघा। आई एक शब्द आहे, चपात्या दुसरा शब्द आहे, करतो हा तिसरा शब्द आहे, करते हा तिसरा शब्द आहे। असे हे 3 शब्द एकत्र आलेले आहेत आणि ह्या शब्दांना एकत्रितपणे मी बोलल्यावर आई चपात्या करते असं म्हटल्यावर त्याचा अर्थसुद्धा व्यवस्थित आपल्याला समजतो, तर त्याला आपण वाक्य म्हणू शकतो। जर समजा मी इथे आई केलं, चपात्या केलं आणि इथे बोलणे असं लिहिलं, आई चपात्या बोलणे, तर ह्याला काही अर्थ नाही मिळत आहे, म्हणजे त्याला मी वाक्य म्हणेन का? नाही म्हणणार। ठीक आहे, तर इथे ही गोष्ट लक्षात ठेवायची, वाक्य कशाला म्हणायचं, जिथे शब्दांचा समूह तर असतोच। ओके, हा शब्दांचा समूह झालेलाच आहे, पण त्या समूहाला अर्थ सुद्धा आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? वाक्य म्हणतो। ठीक है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं जिनको मराठी इतना अच्छे से नहीं समझ में आता, उनको ये बात नहीं समझ में आई होगी, तो मैं बताती हूँ क्या होता है। देखिए, व्याकरण है तो आपको अच्छे से समझना है इस चीज़ को कि वाक्य किसे कहा जाता है। वाक्य मतलब बहुत सारे शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग भी समझ में आता है। अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आई ये एक शब्द है, ओके, एक वर्ड है, चपात्या ये दूसरा वर्ड है और करते ये तीसरा वर्ड है। मतलब ये तीनों शब्दों का क्या है, ये समूह है। पर जैसे ही इस वाक्य को मैं रीड करती हूँ, आई चपात्या बनवते, तो मुझे उसका मीनिंग भी समझ में आता है कि माँ रोटियाँ बना रही है। तो उसका अगर मैं मुझे अच्छे से मीनिंग भी समझ में आ रहा है, वो शब्दों का समूह भी है, तो उसको मैं वाक्य कहूँगी। ओके, अभी आपको समझ में आया है वाक्य किसे कहना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आई एक शब्द है, ठीक है, ये आई शब्द है, चपात्या शब्द है, पर यहाँ पे करते के जगह पे मैंने लिखा है पर्वत, आई चपात्या पर्वत, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, ये शब्दों का समूह तो हो जाएगा पर्वत लिखने के बाद में, पर इस शब्दों के समूह का कुछ मीनिंग नहीं होगा, ये मीनिंगलेस होगा। ठीक है, तो इसको वाक्य नहीं बनाएंगे, मतलब वाक्य नहीं कह सकते। समझ में आया आपको? वाक्य किसे कहते हैं? जो शब्दों का समूह भी हो और उसका योग्य अर्थ भी समझ में आना चाहिए। अभी आगे हम देखेंगे वाक्यांचे किती प्रकार पडतात। वाक्यांचे किती प्रकार नाही, किती भाग पडतात। एका वाक्याचे मुख्यतः 2 भाग पडतात। कुठले? उद्देश्य आणि विधेय। ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसी को मतलब एक वाक्य हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है उसमें उद्देश्य, उद्देश्य यानी कि क्या? सब्जेक्ट। हमारा जो इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, मराठी में जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, उसको ही मराठी व्याकरण में हम लोग उद्देश्य ऐसे बोलते हैं। ठीक आहे, मराठीमधून आपण ज्याला कर्ता म्हणतो, म्हणजे बघा प्रत्येक वाक्य जे असतं ते 2 प्रकारामध्ये 2 भागांमध्ये विभागलेलं असतं।
एक असतो उद्देश्य आणि दुसरं असतं विधेय. हे लहानपणापासून आपण व्याकरणात शिकले. उद्देश्य म्हणजे काय, तर आपण ज्याच्याविषयी बोलतो. फॉर एक्झाम्पल इथे एक वाक्य आहे, आई चपात्या करते. आता मी कोणाविषयी बोलते इकडे, मी आईविषयी बोलते. मग आई हा असा पण काय वाक्यातला कर्ता आहे. सो तुमच्या वाक्यातला जो तुमचा कर्ता असतो तो नेहमी काय असतो, उद्देश्य असतो. एवढं लक्षात ठेवा, उद्देश्य इज इक्वल टू कर्ता. ठीक आहे. आणि विधेय म्हणजेच काय, की उद्देशाविषयी बोललेले जे आपण काही बोलतो ते. फॉर एक्झाम्पल आता इथे आई उद्देश झालं, तर आईविषयी मी काय वाक्य पुढे बोललेली आहे, तर मी असं म्हटलेलं आहे की ती चपात्या करते. मग चपात्या करते हे काय झाले, तुमचं विधेय झालेलं आहे. समजले तुम्हाला? जसं आपण इंग्लिशमध्ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट करतो तसंच मराठीमध्ये उद्देश्य आणि विधेय करतो. समजलेलं आहे? वेरी गुड. देखिए हिंदी वाले बच्चों को बोलती हूँ. उद्देश्य का मतलब क्या होता है, हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, यानी कि जो कर्ता होता है. यहाँ पे सेंटेंस है आई चपात्या करते, तो किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है. तो ये जो आई है वो हमारा क्या है, उद्देश्य है. और विधेय का मतलब क्या होता है, उद्देशाविषयी से जे बोलतो. मतलब हम आई के बारे में आगे क्या बता रहे हैं, तो हम क्या बता रहे हैं कि चपात्या करते. तो ये चपात्या करते क्या हो गया, विधेय हो गया. मतलब आपने देखा यहाँ पे कि ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड है. एक तो है आई जो कि उद्देश्य है और आगे है चपात्या करते जो कि विधेय है. ठीक है. और ये हर सेंटेंस के बाद मतलब हर वाक्य में ये बात आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. सगळ्या प्रत्येक वाक्यात तुम्हाला उद्देश्य आणि विधेय पाहायला मिळतं. आता हा झाला बेसिक भाग. ये सब हमने एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है. ठीक है, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रहे इसके लिए. अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से जो हमें सीखना है वो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. सो देखिए वाक्यांचे त्यांच्या अर्थानुसार खालील प्रकार पड़तात. मतलब वाक्य और उनका जो वाक्य का जो अर्थ है उसके अकॉर्डिंग इनके ये 4 मुख्य प्रकार निकलते हैं. ठीक है. वाक्याच्या अर्थानुसार वाक्यांचे मुख्यतः 4 प्रकार पडतात. पहिला जो प्रकार आहे तो आहे विधानार्थी वाक्य, आणि विधानार्थीमध्येच होकारार्थी आणि नकारार्थी हे सब पार्ट्स अजून त्याचे पडतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरा आहे प्रश्नार्थी वाक्य, तिसरा आहे उद्गारार्थी वाक्य आणि चौथा आहे आज्ञार्थी वाक्य. ओके, कळलेलं आहे तुम्हाला? आता हे काय आहेत ते आपल्याला पुढे बघायचे आहेत. आता पहिलं बघूया आपण विधानार्थी वाक्य म्हणजे काय. सो विधानार्थी वाक्य आपण पाहूया. विधानार्थी वाक्य म्हणजेच काय, साधी वाक्य. मी इथे तुम्हाला व्याख्या देण्याच्या भानगडीत पडलेली नाहीये, कारण व्याख्या तर तुम्हाला पुस्तकाच्या मागे, गाईडच्या मागे, व्याकरणाची जी पुस्तकं आहेत त्यांच्या मागे मिळेल. इथे आपल्याला एकदम सोप्या शब्दात लक्षात ठेवायचं आहे की विधानार्थी वाक्य म्हणजेच काय, साधी सिंपल वाक्य, आणि ज्याच्या एंडिंगला हमेशा काय असतं, नेहमी फुल स्टॉप म्हणजेच पूर्ण विराम असतो. ओके. आता आपण वाक्य बघूया. साधी वाक्य म्हणजे कशी वाक्य असतात, तर मनोज अभ्यास करतो, आईने आज भाजी बनवली नाही, मुले बुद्धिबळ खेळतात, सीमा नदीतून पाणी भरते, विनयच्या परीक्षेत पहिला नंबर आला. विनयचा आहे, ओके, विनयचा परीक्षेत पहिला नंबर आला, आज रोहनचा अभ्यास झाला नाही. ओके, समजलेली आहेत तुम्हाला ही वाक्य. सो विधानार्थी वाक्य मतलब क्या, बेसिकली सिंपल सेंटेंस. साधी वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैंने आज खाना खाया, मैंने पत्र लिखा. ऐसे जो वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, उनको विधानार्थी वाक्य बोला जाता है. जैसे मनोज ने पढ़ाई किया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मनोज अभ्यास करतो. आईने आज भाजी बनवली नाही, माँ ने आज सब्जी नहीं बनाई. तो ये वाले जो डेली के हमारे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसी को हम लोग विधानार्थी वाक्य बोलते हैं. ओके, समझ में आया ये पहला प्रकार. वेरी गुड. अभी विधानार्थी का ही मैंने आपको बताया कि उसमें भी 2 सब पार्ट पड़ते हैं, होकारार्थी आणि नकारार्थी. जैसे कि मैंने यहाँ पे ही आपको बताया था ये कि इसी के ये सब पार्ट पड़ते हैं, तो वो देखेंगे. होकारार्थी का मतलब क्या होता है, होकार असणारी वाक्य, मतलब जिसमें आपको होकार यानी कि क्या,
किसी बात के लिए आप रेडी हो, या फिर पॉजिटिव अप्रोच आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें कोई भी निगेटिवनेस आपको नहीं दिखेगा, सब अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही वाक्य जिसमें पॉझिटिव्हिटी है यही वाक्य आपको दिखाई देंगे। ओके, मराठी मुलांना लक्षात ठेवा की होकारार्थी वाक्यामध्ये नेहमी होकार तुम्हाला दिसणार, कुठलीच नकारात्मकता इथे तुम्हाला दिसणार नाही। ठीक आहे, नाही हा शब्द तुम्हाला होकारार्थी वाक्यात कधीच दिसणार नाही। ओके, आता बघा, सीमा अभ्यास करते, शिक्षक मुलांना शिकवतात, दीपक झाडांना पाणी घालतो, बाबा वर्तमानपत्र वाचतात, आजी गोष्ट सांगते। या सगळ्या वाक्यामध्ये नेहमी बघा करते, शिकवतात, घालतो, वाचतात, सांगते, सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त आणि फक्त होकार असणारी वाक्य दिसतात। म्हणजे होकार, कोण नाही कोण काहीतरी करतंय। ठीक आहे, अशी ही वाक्य असतात, ती साधीच वाक्य असतात, पण साध्यांसोबत ती काय असतात, होकारार्थी असतात। मुख्य त्याचा प्रकार विधानार्थी होतो, पण त्याच्यानंतर जर तुला अजून खोलात जाऊन तुम्हाला विचारलं की अजून कुठला प्रकार पडतो, तर तुम्ही काय सांगणार, विधानार्थी वाक्याचा हा होकारार्थी प्रकार आहे। ओके, मतलब ये विधानार्थी वाक्य तो है, ये सिंपल सेंटेंस है ही, पर उसके अलावा ये होकारार्थी वाक्य भी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये सेंटेंस है। ठीक है, क्या कौन सा सेंटेंस है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सेंटेंस है। पर सिंपल में कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सिंपल में ये पॉजिटिव है। तो ऐसे ही हमें मराठी में भी बोलना है की हे विधानार्थी वाक्य आहे, पण विधानार्थी वाक्यात सुद्धा हे होकारार्थी वाक्य आहे। ओके, असं आपल्याला म्हणायचं आहे। आता पुढचा दुसरा प्रकार बघूया, नकारार्थी वाक्य म्हणजे काय। नकारार्थी वाक्य म्हणजेच नावाप्रमाणेच असतं, नकार दाखवणारी वाक्य। ओके, जिसमें आपको हमेशा मतलब निगेटिविटी या फिर कुछ नहीं करना, यह आपको हमेशा दर्शाया जाएगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नकारात्मक आपको चीज़ें दिखाई देती है, उसको बोल देंगे हम लोग नकारार्थी वाक्य। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, रोहन शाळेत गेला नाही, देखो यहाँ पे आपको नाही वर्ड दिखाई देगा ही। अजय ने अभ्यास केला नाही, मोहनला पुस्तक सापडले नाही, आज पाऊस पडणार नाही, बाबांना आज वर्तमानपत्र मिळाले नहीं। वर्तमानपत्र का मतलब होता है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सभी जगह पे आपको नाही 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 ये चीज़ आपको दिखाई देती है। तो ये सिंपल ही सेंटेंस है। देखिए, ये विधानार्थी वाक्य ही है, रोहन शाळेत गेला नहीं, पर उसके अलावा वो निगेटिव यानी कि नकारार्थी भी वाक्य है। समझ में है आपको? तो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक वाक्य देंगे, सीमा अभ्यास करते, वाक्याचा प्रकार ओळखा। तो आप क्या लिखोगे, अगर आप दोनों भी लिखोगे तो वेल एंड गुड, आप ऐसे लिख सकते हो कि विधानार्थी वाक्य डैश करो होकारार्थी वाक्य, चलेगा। ठीक है, मतलब आपके मार्क्स जाने के बिल्कुल चांसेस ही नहीं रहते, आपने दोनों भी बातें क्लियर की है वहाँ पे। ओके, अभी आगे जाएंगे। ये पहला प्रकार हमने समझा, विधानार्थी वाक्य मतलब साधी वाक्य, उसमें दो प्रकार आते हैं, होकारार्थी और नकारार्थी। ठीक है, अभी जो आगे का जो प्रकार है, दूसरा प्रकार, वो है प्रश्नार्थी वाक्य। मतलब क्या, एकदम सिंपल है, प्रश्न विचारणारी वाक्य। मतलब जिन वाक्यों को प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, उन वाक्यों को हम लोग प्रश्नार्थी वाक्य बोलते हैं। ओके, लाइक क्वेश्चन पूछना। हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद में रखिए, प्रश्नार्थी वाक्य में हमेशा एंडिंग में प्रश्न चिन्ह होना ही चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। प्रश्नार्थी वाक्यामध्ये नेहमी लक्षात ठेवा की तुम्हाला शेवटी प्रश्नचिन्ह द्यायचंच आहे। जर तुम्ही प्रश्नचिन्ह चुकूनही विसरलात तर तुमचे मार्क गेले, तुम्हाला मार्क मिळणार नाही, कारण ते व्याकरण आहेच की जिथे एका चिन्हाला सुद्धा, एका काना मात्राला सुद्धा खूप महत्त्व असतं। आता आपण ह्याच्यात उदाहरण बघूया। तू अभ्यास केला का, क्वेश्चन पूछा है, तूने पढ़ाई की क्या, ऐसा। सेकंड, मनोजकडे घराच्या चाव्या आहेत का, मनोज के पास घर की चाबियां है क्या। आज पाऊस पड़ेल असे तुला वाटते का, मतलब आज बारिश आने वाली है ऐसा तुझे लगता है क्या। तो आपको ये
क्वेश्चन सुन के ऐसा थोड़ा महसूस हुआ होगा, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो WH क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये वर्बल क्वेश्चन है। मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाने हैं जिसका आंसर येस और नो यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पहला ही देखिए, तू अभ्यास केला का, मतलब तुमने पढ़ाई की क्या, तो आप आंसर क्या दोगे, हाँ या ना, हाँ की या फिर ना नहीं की, इतना ही देना है। मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया यहाँ पे कि तू काय अभ्यास करतो है। अगर मैंने तू काय अभ्यास करतो मतलब तू क्या पढ़ रहा है, अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा होता तो आपको ऐसा जवाब देना पड़ता, मी मराठीची कविता वाचत आहे। ठीक है, आपका जवाब ऐसा लंबा चौड़ा नहीं आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको इसको वाक्य रूपांतरण में भी आपको कन्वर्ट करने के टाइम ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन तैयार कीजिए जो हमेशा येस और नो में आएंगे। ओके, तू अभ्यास केला का, हाँ या फिर ना। ओके, मराठी मुलांनी पण ही गोष्ट समजून घ्या, तुम्हाला असे प्रश्न बनवायचे ज्यांची उत्तरं फक्त हो किंवा नाही अशीच यायला पाहिजेत। इथे बघा, तू अभ्यास केला का प्रश्न विचारला तर तुम्ही हो किंवा नाही सांगणार, पण जर मी चुकून असा प्रश्न विचारला असता, तू काय अभ्यास करतोय, तर इथे मराठी गणित असे आपल्याला विषय सांगावे लागले असेल, तिथे हो आणि नाही असं नाही उत्तर येणार। तर असे प्रश्न बनवा ज्यांचं फक्त हो किंवा नाही मध्येच उत्तर आलं पाहिजे। सेकंड बघा, मनोजकडे घराच्या चाव्या आहेत का, हो किंवा नाही असं येतं उत्तर। तर असे प्रश्न बनवा। का असं सांगते मी, कारण वाक्य रूपांतरण जेव्हा येईल तुम्हाला ह्याच्या पुढचा टॉपिक, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हेच करायचं आहे, म्हणून सुरुवात इथूनच करा प्रश्नार्थी वाक्यामध्ये। ठीक आहे, आज पाऊस पडेल का, हो किंवा नाही। ठीक आहे, याच्यापेक्षा आपल्याला जास्त काही उत्तर देणाऱ्याला विचार करायचं की उत्तर देणाऱ्याला फक्त हो आणि नाही मध्ये उत्तर देता आलं पाहिजे। ठीक है, फोर्थ देखिए एग्जाम्पल, मीनाक्षीकडे काहीच पैसे नाहीत का, मीनाक्षी के पास कुछ भी पैसा नहीं है क्या, येस और नो। शिवाजी महाराजांच्या गोष्टी ऐकल्या आहेस का किंवा ऐकल्या आहेत का, शिवाजी महाराज की कथाएं आपने सुनी है क्या, सोहम उद्या घरी येणार आहे का, सोहम कल घर आने वाला है क्या। तो ऐसे क्या क्या वाले, मतलब क्या या फिर ये मराठी में जिसको हम लोग का बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बनाइए, तो आपको वाक्य रूपांतर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये तो हम वाक्य का प्रकार देख रहे हैं, पर वाक्य के प्रकार समझने के बाद ही आप उसको रूपांतर कर सकते हो ना, ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ से ही ये चीज़ सीखिए। ठीक है, और अगर आपको वाक्य का प्रकार से पहचानने के लिए आएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, जिसको क्वेश्चन मार्क दिया होगा एंडिंग में वो प्रश्नार्थी वाक्य होगा, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, वो बहुत ईजी है। अभी आगे जाएंगे, प्रकार नंबर 3, उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य म्हणजे काय सांगा, भावना व्यक्त करणारी वाक्य। आपल्या ज्या भरभरून फिलिंग्स असतात, म्हणजे खुशी असू दे, दुःख असू दे, सुख दुःख राग, हे आपण एक्सप्रेस करत असतो, आणि ते एक्सप्रेस करताना आपण अरे रे, अरे बाप रे, अरे वा असे शब्द वापरतो की नाही मराठीत, त्यांनाच म्हणतात उद्गारार्थी वाक्य। ठीक है, जब भी हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, तो हम लोग कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं हमारे वाक्य में, अरे रे ये क्या हो गया। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं उद्गारार्थी वाक्य। हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो ये जो वाक्य होते हैं वो आपकी फीलिंग्स को दर्शाते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं उनको दर्शाते हैं। ओके, अभी सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल। यहाँ पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको हमेशा उस वाक्य में उद्गारवाचक चिन्ह देना ही पड़ता है। अगर आपने चिन्ह नहीं दिया, ये आपके मार्क्स चले गए। ठीक है, अगर आपको वाक्य पहचानना है कि आपने ये देखा तो आपको फटाक से पता चलना चाहिए ये उद्गारार्थी वाक्य है। ठीक है, और अभी हम लोग सेंटेन्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। मराठी मुलांना सुद्धा एक महत्त्वाची सूचना की नेहमी वाक्याच्या शेवटी किंवा वाक्याच्या सुरुवातीला उद्गारार्थी वाक्य कंपल्सरी द्या। तुम्ही वाक्य बनवलं पण जर तुम्ही उद्गारार्थी चिन्ह दिलेलं नसेल तर तुमचे मार्क्स गेले। ठीक आहे, त्याच्यामुळे चिन्ह नेहमी लक्षात ठेवा। व्याकरण सेक्शन चालू झाल्यावर चिन्ह आणि आपलं मार्क्स ह्यांचा अतूट संबंध तयार होतो, त्याच्यामुळे ही गोष्ट लक्षात ठेवा। ओके, सो आपण आता उदाहरण बघूया। अरे वाह, किती सुंदर घर आहे ते, देखो खुशी हो रही है यहाँ पे, अरे वाह उसका घर कितना प्यारा है, सुंदर है, ऐसी चीज़। तो ऐसे जब बोलते हैं तो हम लोग उद्गारार्थी वाक्य उसको कहते हैं, क्योंकि खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेकंड है, अरे देवा रस्त्यात किती खड्डे झाले आहेत,
बारिश में आपको ये सेंटेंस मुंबई में हर किसी के मुंह से सुनने को मिलता है, मतलब हे भगवान रास्ते में कितने खड्डे हैं। ओके, सो ये वाला भी सेंटेंस है जो उद्गारार्थी वाक्य है। बाद में शाबाश या परीक्षित तू छान गुण मिळवलेस। अभी मोस्ट ऑफ सभी बच्चों का ऑनलाइन यूनिट टेस्ट हो चुका है MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछ के, तो बहुत बच्चों को अच्छे से मार्क्स आए होंगे, आई होप सो, मराठी और हिंदी में। सो मैं आपको ऐसे ही बोलूँगी शाबाश, मतलब अरे वाह बहुत होशियार, आपको सबको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो ये मेरी खुशी है आपके लिए। आगे है अब केवढी जास्त गर्दी ही। अब भी ऐसे, अब ये क्यों यूज़ करते मराठी लोग, एक्चुअली यूज़ तो नहीं करते ज़्यादा, पर अरे रे ही ज़्यादा यूज़ करते हैं शब्द। पर अब का मतलब होता है अरे रे कितनी बड़ी भीड़ है, कितने लोग हैं, ऐसे जो बोलते हैं, चिढ़ जाते हैं कभी कभी शॉपिंग के टाइम पे, अरे कितनी भीड़ है, तो तब ये सेंटेंस बोला जाता है। तो ये भी एक फीलिंग्स है, ठीक है। अभी आगे देखिए, छे मला चहा अजिबात आवडत नाही। छे मतलब निगेटिविटी, नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छी, मुझे तो चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे ये सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं, हमारी जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस करते हैं। वाह अजयला 500 रुपयाची नोट मिळाली। किती आपल्याला खुशी महसूस होते जेव्हा आपल्याला रस्त्यात एखादी नोट आणि त्याच्यात 500ची नोट असेल तर ती जी खुशी असते, अरे रे म्हणजे विचारायलाच नको, तर आपण बोलतो वाह, तर ती जी खुशी असते ती तुम्ही उद्गारार्थी वाक्य असतं। आपण ही वाक्य बघा डेली आयुष्यात बोलत असतो, पण आपल्याला ती कधी महसूस होत नाही, आपल्याला समजत नाही, उमजत नाही, कारण आपण ते उद्गारार्थी चिन्ह बोलताना तर नाही देत ना, त्याच्यामुळे। पण आपल्या ज्या छान छान फिलिंग्स असतात, दुःखदायी फिलिंग्स असतात, घाबरट फिलिंग्स असतात, त्या सगळ्या फिलिंग्स ज्या आपण बोलतो त्या उद्गारार्थी असतात, एवढं डोक्यात फिक्स बसवून ठेवा, ठीक आहे। त्याच्यामुळे बघा व्याकरणाचा अभ्यास असा करा की तुमच्या डेली लाईफची ती गोष्ट आहे, ज्याच्यामुळे तुम्हाला वेगळी ती गोष्ट लक्षात ठेवावी लागणार नाही। तुमच्या डेली लाईफमधल्या ह्या गोष्टी आहेत, तुम्ही डेलीमध्ये प्रश्न विचारता की नाही, ते तुमची प्रश्नार्थ वाक्य झाली। तुम्ही डेलीमध्ये खुशी एक्सप्रेस करता की नाही, ती तुमची उद्गारार्थी वाक्य झालीत। आणि साधी वाक्य तर आपण सर्रास बोलतो, मी अभ्यास करतोय वगैरे वगैरे। तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही व्याकरण लक्षात ठेवलं तर अगदी सोपं आहे, ठीक आहे। आता उरलेला आपला चौथा प्रकार आज्ञार्थी वाक्य। एकाच व्हिडिओमध्ये पूर्ण प्रकार सांगते, कारण मग तुम्हाला पार्ट 1 पार्ट 2 असं व्याकरणाच्या बाबतीत इथे तरी नको, कारण हे एका व्हिडिओत संपण्यासारखं आहे। थोडीशी लांबेल व्हिडिओ, पण एकदा बसलात की सगळंच्या सगळं व्यवस्थित डोक्यात एकदम फिट्ट राहील। ओके, सो आज्ञार्थी वाक्य म्हणजे काय, नावाप्रमाणे त्याच्यामध्ये आज्ञा दिल्या जातात तुम्हाला। ओके, लहान मुलांना याची खूप सवय असते, कारण सगळेजण त्यांना आज्ञा देतात, सल्ले देत असतात, उपदेश देत असतात, ठीक है। आज्ञार्थी वाक्य का मतलब होता है किसी मतलब आज्ञा देना, कोई आपको आज्ञा देता है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हिंदी में इसको ज्ञ बोला जाता है, पर मराठी में इसको ज्ञ बोला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी मैं अगर हिंदी में बोलूँगी तो उसको आज्ञार्थी वाक्य बोलूँगी, पर अगर मैं मराठी में बोल रही तो उसको आज्ञार्थी वाक्य बोलूँगी। तो ये डिफरेंस आप याद में रखिए जो हिंदी के बच्चे हैं। ओके, सो आज्ञार्थी वाक्य मतलब किसी को आज्ञा देना, सलाह देना, सलाह यानी मतलब उपदेश देना, सजेशन देना, ये सभी चीज़ें जो हम लोग बात करने में यूज़ करते हैं, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आज्ञार्थी वाक्य बोलते हैं। बड़े लोग हमेशा ये काम करते हैं। सो उदाहरण देखिए, मनोज अभ्यास कर, ऑर्डर दिया है यहाँ पे कि मनोज पढ़ाई कर। मिताली जेवण बनव, मिताली को बोला है खाना बना। बाबा डॉक्टर कडे जा, मतलब पिताजी डॉक्टर के पास जाइए। नेहमी खरे बोलावे, ये देखिए एडवाइस दिया है, हमेशा सच बोलना चाहिए। लहान मुलांनी आगीसोबत खेळू नये, छोटे बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए, उपदेश दिया है। छतरी घेऊन जा, हाँ अम्ब्रेला, छाता लेके जा, ऑर्डर दिया है तो आज्ञा, ठीक है। सो इस प्रकार की जो हम लोग डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, उनको ही बोला जाता है आज्ञार्थी वाक्य, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको सेंटेंस आएगा और बोलेंगे वाक्याचा प्रकार ओळखा, मनोज अभ्यास कर, तो क्या लिखोगे, अरे ऑर्डर दिया है, मुझे पता है आज्ञार्थी वाक्य है, सिंपल। ओके, इतना इजी है, मतलब आपको पता है आपके ये जो 2 मार्क्स है इस वीडियो को देखने के बाद ही कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए।
सो अशा प्रकारे आपले 4 प्रकार समजलेले आहेत. आय होप ते तुम्हाला समजले असतील. आशा है कि आपको ये जो 4 प्रकार मैंने सिखाए हैं, जो आपको 2 मार्क्स के लिए आने वाला है, वाक्याचे प्रकार ओळखा. क्या क्या सिखाया मैंने फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं. वाक्य म्हणजे काय, बाद में वाक्य के मतलब कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं. उद्देश्य और विधेय देखा. बाद में हमने उनके प्रकार देखे, टाइप्स देखे. विधानार्थी मतलब सिंपल सेंटेंस. बाद में सिंपल सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, जिसको बोलते हैं होकारार्थी मतलब पॉजिटिव, नकारार्थी मतलब निगेटिव. उसके बाद में हमने देखा प्रश्नार्थी वाक्य, जिसमें प्रश्न चिन्ह कंपलसरी लिखना होता है और जिसमें प्रश्न पूछते हैं. बाद में हमने देखा उद्गारार्थी, जिसमें बहुत सारी हमारी भावनाएं हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और उद्गारवाचक चिन्ह कंपलसरी देते हैं. और चौथा है आज्ञार्थी वाक्य, उसमें हम लोग आज्ञा देते हैं किसी को, ठीक है, उसमें फुल स्टॉप होता है एंडिंग में, और जैसे कि सिंपल सेंटेंस में होता है वैसे. तो ये 4 जो प्रकार है आपको अच्छे से समझ में आए, उनके एग्जाम्पल आपने देखे, क्या ध्यान में रखना है, कैसे उनको लिखना है, कैसे समझना है. आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बात अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैंने हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि ये जो हमने टॉपिक आज देखा है, ओके, वाक्यांश प्रकार, वाक्य रूपांतर और वाक्य प्रचार, तो इसी के बारे में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस मतलब स्टार्ट करने वाले हैं. तो जो भी इच्छुक बच्चे हैं, जिनको लगता है कि उनको इसमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हाँ, यहाँ पे मैंने ये चीज़ जो सिखाई है वो मैं सिखाऊँ, मतलब यही चीज़ वहाँ पे सिखाऊंगी. पर वहाँ पे क्या होगा, क्लास में हम एक दूसरे के सामने होंगे तो इंटरेक्शन होगा, ऑनलाइन क्लास होगा जूम ऐप पे. तो बच्चों के जो सेंटेंस है वो मैं चेक कर सकती हूँ, उनको देख सकती हूँ, उनको करेक्ट कर सकती हूँ. तो ये सब जो बातें होती है वो ज़्यादा उसमें पॉसिबल होती है. तो जो भी बच्चे विलिंगली ओके एग्री है उस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे करना है, 10 दिन का ये कोर्स है, 10 दिन में आपको 1000 रुपीज़ उसका फ़ीस है. तो आपको अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेक्शन होगा, उसको होमवर्क मिलेगा, उसकी गलतियाँ उसको बताई जाएगी, तो बहुत टाइम मिलेगा उसको वो सब जो गलतियाँ वो क्लियर कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके. ठीक है, सो देखिए आप अगर उसके लिए रेडी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हम लोग रेडी है, और फिर उसके बाद में मेल में आप आपका जो कांटेक्ट नंबर है मुझे सेंड कीजिए. ताकि देखिए चैट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर सेंड करना बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि बहुत लोगों के पास वो नंबर चला जाता है. तो इसके लिए एज अ सेफ़ मैं आपको बताती हूँ कि आप मेरा जो ईमेल आईडी है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, तो उस पर जाइए, आप उस उधर कांटेक्ट नंबर आपका नाम लिखिए, तो मैं आपको खुद कॉल करती हूँ और हम लोग आगे का जो क्लास का जो भी है वो हम लोग कॉल पे डिस्कस करेंगे. तो आपको काम यही करना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, देख लीजिए कि इसका आपको 100% फ़ायदा तो होगा ही. सो आपके ऊपर है, नहीं तो हम लोग यूट्यूब पे सिखाते ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर बच्चों को थोड़ा एडवांस करना है और चेकिंग ये वाली जो चीज़ है कि वाक्य सही है या गलत है, क्योंकि फाइनली आपको देखो लिखना है, मैं यहाँ पे कितना भी बोलूँगी आपको समझते ही है चीज़, वो अच्छी बात है, पर करेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर बच्चों को हम लोग करेक्ट करेंगे तो उनकी वो लिखावट देखनी पड़ती है, वो उन्होंने क्या लिखा है. ओके, एक काना मात्रा की वजह से भी और सेंटेंस फ्रेमिंग में जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद रहेगी. तो आप ट्राई कीजिए, ठीक है. सो धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को क्लिक कीजिए, लाइक बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही फ़ायदे की जो वीडियोस होंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, जिसमें 10th का सभी जो टॉपिक है मराठी का वो कवर हो जाएगा. सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद. कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी लगा जैसे लगा. थैंक यू सो मच.